गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो बच्चे टॉपिक चल रहा है आपका वेव ऑप्टिक्स का। वेव ऑप्टिक्स में हमने फर्स्ट टॉपिक क्या पढ़ा? हाइगन्स प्रिंसिपल। सेकंड टॉपिक क्या पढ़ा है? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। सबसे मेजर टॉपिक था इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस में आपने YDSC पढ़ा, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। काफी ज्यादा क्वेश्चंस कर रही हैं, उसके टेस्ट भी हो गया आपका। YDSC के साथ हमने इंटरफेरेंस में लॉयड्स का एक्सपेरिमेंट मैंने समझाया, फ्रेस्नेल्स का बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन किया, ठीक है। शेप ऑफ द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रिंजेस एक्सप्लेन किया। इंटरफेरेंस इन डेली लाइफ, प्रैक्टिकल डेली लाइफ इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म्स एक्सप्लेन किया। सो अब वेव ऑप्टिक्स के दो मेजर टॉपिक पेंडिंग है। वन इज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट which is related with the interference by some extent, but मैं आज नया एक टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं। थोड़ी ब्रेक दे रहे हैं मैक्सिमा मिनिमा के लेक्चर को। पहले एक अच्छा और सिंपल टॉपिक कवर अप कर लें, which is the polarization of light। ठीक है, पोलराइजेशन फिनोमिना के बारे में समझाना मैंने। बड़ा छोटा सा टॉपिक है, बट एक बात इसके लिए कहना चाहूंगा कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसका क्वेश्चन कहीं ना कहीं क्रिएट जरूर होता है। मतलब इसका टॉपिक का क्वेश्चन बोर्ड में आता है। इस टॉपिक का क्वेश्चन नीट वाले बच्चों को जरूर मिलेगा। जेई मेंस में भी चांस है कि शायद किसी टॉपिक के साथ रिलेट होकर इसका क्वेश्चन क्रिएट हो पाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, विच इज बेस्ड ऑन द पोलराइजेशन ऑफ लाइट। सबसे पहले पता होना चाहिए कि पोलराइजेशन होती क्या है। व्हाट इज अनपोलराइज्ड लाइट, व्हाट इज पोलराइज्ड लाइट, व्हाट इज पोलराइजर, ये सारी बेसिक बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। ये एक ऐसा टॉपिक है जो डेली लाइफ में आप यूज तो बहुत ज्यादा करते हो, बट काफी सारे बच्चों को इस फिनोमिना के बारे में अवेयरनेस नहीं है। जैसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट मैं अगर आपको सिंपलेस्ट डेली लाइफ में एग्जांपल बताऊं पोलरॉइड की या पोलराइजर की, योर सनग्लासेस। ठीक है, आप एकदम सनलाइट में जाते हो तो सन की तरफ देख के हार्श लाइट है, आपको एक बार धुंधला ब्लर सा नजर आता है, बट विद द हेल्प ऑफ द ग्लासेस आप आराम से उस सनलाइट को देख पाते हो। ठीक है, पोलराइजेशन फिनोमिना। आपके व्हीकल्स में कार्स की ग्लासेस जो विंडोज हैं उन पे फिल्मिंग कराई जाती है। अगर नहीं वो फिल्मिंग करवानी, टिंटेड ग्लासेस आते हैं। ठीक है, ऊपर थोड़े हायर मॉडल ऑफ जो कार्स हैं उनके, वो सनलाइट में क्या सनलाइट को अंदर आने से रोकती हैं और हीट एंट्रैप नहीं होती व्हीकल्स में। वो सारा फिनोमिना क्या है? पोलराइजेशन। तो पहले मैं आपको पोलराइजेशन से रिलेटेड कुछ छोटे वीडियोस दिखा रहा हूं, जिससे आपको पोलराइजेशन और पोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट की क्लियरिटी मिलेगी। आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो पेन कॉपी निकालिए, अपने नोट्स बनाने शुरू कीजिए अच्छे से, और हेडिंग डालनी है आपने आज के टॉपिक की, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। Polarization. The experiments on interference and diffraction have shown that light is a form of wave motion. These effects do not tell us about the types of wave motion, that is, whether the light waves are longitudinal or transverse, जो लाइट वेव्स है, or whether the vibrations are linear, circular. जो लाइट वेव्स है ना, हाइगन ने, सबसे पहले हाइगन ने आपको एक दिन पहले मैंने कुछ फर्स्ट लेक्चर में थियोरेटिकल नोट्स भेजे थे जो कई बच्चों ने लिखे थे, कईयों ने नहीं लिखे थे। हाइगन की थ्योरी ने बोला था कि जब लाइट प्रोपेगेट होती है तो वो एक मीडियम चाहती है। उस मीडियम का नाम दिया था ईथर,
कि उसमें पार्टिकल्स को प्रोपेगेट होने के लिए एक मीडियम की जरूरत है। फिर उसने ये भी कहा था कि लाइट जो है ना, जिसमें पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं, वो लॉन्गिट्यूडिनल वाइब्रेशंस में होते हैं, जो कि थ्योरी लेटर स्टेजेस में एक्सेप्ट नहीं हुई। क्यों? हमने लेटर रिसर्चेस में पढ़ा कि जो लाइट है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में होती है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में ऑर्थोगोनली राइट एंगल पे ऑसिलेट करते हैं फील्ड्स, और उनकी राइट एंगल पे पार्टिकल चलता है विद सम वेलोसिटी। मींस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड y एक्सिस की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड z एक्सिस की तरफ है, तो पार्टिकल किधर चलता है? x एक्सिस की तरफ। तो जो लाइट वेव्स हैं वो ट्रांसवर्स वेव्स हैं, इन विच द पार्टिकल्स ऑसिलेट at right angle to the direction of wave propagation। और दूसरी बात, कंक्लूजन ये निकला था कि लाइट को प्रोपेगेट होने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं रहती, किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। इट रिक्वायर्स नो मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन। ठीक है, तो जो लाइट लॉन्गिट्यूडिनल है कि ट्रांसवर्स है, पुरानी रिसर्च ने कहा, सबसे पहले हाइगर ने थ्योरी दी, उसने कहा लॉन्गिट्यूडिनल। गलत। बड़े सारे फिनोमिना को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। लाइट वेव्स कौन सी वेव्स हैं? ट्रांसवर्स वेव्स हैं। ओके, अब लाइट में पार्टिकल्स की मोशन सर्कुलर है, स्ट्रेट लाइन में है, एलिप्टिकल में है, कौन सी डायरेक्शन में पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं, इन सारी चीजों को एक्सप्लेनेशन देता है कौन सा फिनोमिना? पोलराइजेशन ऑफ लाइट। पोलराइजेशन ने हमें यह चीज बतानी है कि लाइट में पार्टिकल्स की वाइब्रेशंस जो हैं वो किस प्लेन में हैं। Orthogonal. The phenomenon of polarization has helped to establish beyond doubt that light waves are transverse waves. Polarization of transverse waves. Let a rope AB be passed through two parallel slits S1 and S2. एक स्लिट है, The एक स्लिट है, rope is attached to a fixed point at B. Hold the end A and move the रोप को ऐसे up and एनर्जी down दी। perpendicular to AB. ये The बहुत ठीक। wave emerges along CD, and it is due to transverse vibrations parallel to the slit S1. The slit S2 allows the wave to pass through it when it is parallel to S1. It is observed that the slit S2 does not allow the wave to pass through इसको हॉरिजॉन्टल रख दिया, ये वर्टिकल था, इसको हॉरिजॉन्टल रख दिया। to the slit S1. If the end A is moved in a circular manner, the rope will इसको ऐसे transfer घुमाया। the motion up to the slit आगे ऊपर S1. जा ही नहीं रही, ये रिस्ट्रिक्टेड है स्लिट के पोर्शन में। It will show only linear vibrations parallel to the slit S1, because the slit S1 will stop at the other components. If S1 and S2 are right angles to each other, the rope will not show any vibration beyond S1. आगे लाइट ही नहीं जा रही, If longitudinal waves एनर्जी जा ही नहीं रही। are set up by moving the rope forward and backward along the string, the waves will pass through S1 and S2 irrespective of their positions. A similar phenomenon has been observed in light when it passes through a tourmaline crystal. Let light अब आप देखिए, अगर आपके पास
ये क्रिस्टल है, इसको पोलराइजर बोलते हैं, और ये एक दूसरा क्रिस्टल है वो भी पोलराइजर ही है। इनको अभी नाम देंगे, एक्चुअली इसको तो पोलराइजर बोलते हैं, इसको एनालाइजर बोलते हैं, पर अभी आप ये समझे कि ये दोनों पोलराइजर्स हैं। यहां पर जो लाइट है ना, ये है अनपोलराइज्ड लाइट, ठीक है। अब अनपोलराइज्ड लाइट सबसे पहले तो क्लियर कराऊं कि वो क्या होती है। एक ऐसी लाइट जिसमें पार्टिकल्स की वाइब्रेशंस रैंडम हो, हर डायरेक्शन में पार्टिकल इधर 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 इधर, हर डायरेक्शन में पार्टिकल करे, इस ऐसी लाइट को बोलते अनपोलराइज्ड लाइट। जो मैं बात करूं उसका सिंबल ऐसे 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 ऐसे, अनपोलराइज्ड लाइट, ठीक है। हमने इसको किसी क्रिस्टल से, ये नॉर्मली टॉर्मेलाइन क्रिस्टल्स होते हैं विच एक्ट एज ए पोलराइजर्स, इससे पास किया तो क्या होगा, लाइट की वाइब्रेशंस इधर 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 थी, जब क्रिस्टल में से पास होगा तो जो ऐसी वाइब्रेशन है उसका सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट पास होगा, जो ऐसी वाइब्रेशन है उसका सिर्फ वर्टिकल होगा, जो ऐसी वाइब्रेशन है उसका ये वर्टिकल कंपोनेंट पास होगा। तो कुछ अगर मैं बात करूं, पार्टिकल्स की वाइब्रेशंस जो है वो 100 यूनिट थी, तो जब वो क्रिस्टल से पास होगी तो आधे पोर्शंस वर्टिकल पोर्शन पास होगा, हॉरिजॉन्टल पोर्शन ब्लॉक हो जाएगा। तो जो लाइट आएगी उसमें सारे पार्टिकल्स की वाइब्रेशंस किस में होंगी, वर्टिकल डायरेक्शन में होंगी, एक ही प्लेन में होंगी। ऐसी लाइट को बोलते हैं पोलराइज्ड लाइट। कौन सी लाइट, पोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट क्या है, जिसमें पार्टिकल्स की वाइब्रेशंस रैंडम डायरेक्शंस में हो, ऐसी लाइट को बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। पोलराइज्ड लाइट क्या है, जिसमें पार्टिकल्स की वाइब्रेशंस को हम रिस्ट्रिक्ट करें, एक ही प्लेन में वाइब्रेट करने के लिए पार्टिकल्स को रिस्ट्रिक्ट करें, उस लाइट को क्या बोलते हैं, पोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करना, उस फिनोमिना को बोलते हैं क्या, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। उसको क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। आप देख रहे हो ये क्रिस्टल है, ये भी क्रिस्टल है, यहां पर जो लाइट है ना, ये वाली, ये अनपोलराइज्ड लाइट है, और यहां पर ये जो लाइट है ना, ये पोलराइज्ड लाइट है, ये वाली भी पोलराइज्ड लाइट है। इन दोनों के अंदर एंगल की वेरिएशन है 0, ऐसे ये प्लेन्स पैरेलल है। अब जब मैं इसको ऐसे रोटेट करूंगा, जो बाहर लाइट है उसकी इंटेंसिटी डिक्रीज होगी, डिक्रीज। जब ये दोनों राइट एंगल पे आ जाएंगे तो बाहर लाइट की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, 0। पहले ये चीज देखिए, It is clear that after passing through the crystal A, the light waves vibrate only in one direction. Therefore, light coming out of the crystal A is said to be polarized because it has acquired the property of one-sidedness with regard to the direction of the rays. This experiment passes that light waves are transverse waves. लाइट की ट्रांसवर्स नेचर को भी एक्सप्लेन करता है। Could never be extinguished by simply rotating the crystal B. Plane of polarization. When ordinary light passes through a tourmaline crystal,
the light is polarized and vibrations are confined to only one direction, perpendicular to the direction of propagation of light. पता चला? This is plane polarized light and has acquired the property of one-sidedness. The plane of polarization is that plane in which no vibrations occur. The plane ABCD is a plane of ये polarization है plane of and the polarization. plane in which vibrations occur at right angles to the plane of polarization, and the plane in which vibrations occur is known as plane of vibration. Okay. The plane EFGH is a plane of vibration. Ordinary light from a source has a very large number of wavelengths. Moreover, ये the light vibrations may be linear, circular, कुछ or भी हो elliptical. सकती हैं, लीनियर भी, सर्कुलर भी, Wave motion, एलिप्टिकल भी. circular or elliptical vibrations consists of two linear vibrations at right angles to each other and having a phase difference of pi by 2. Therefore, any vibration can be resolved into two component vibrations at right angles to each other. As light waves are transverse waves, the vibrations can be resolved into two planes, x dash and y dash, at right angles to each other and also perpendicular to the direction of propagation of light. The vibrations of the particles are represented parallel, arrowheads, and perpendicular. ये सिंबल होता है एरोस भी, डॉट भी. इसका मतलब है अनपोलराइज्ड लाइट. अनपोलराइज्ड लाइट की सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन होती है. ये जो लाइनें हैं ना, एरोस, इसका मतलब इन द प्लेन, और जब डॉट पड़े तो इसका मतलब परपेंडिकुलर टू प्लेन. अकेले एरो एक ही प्लेन, अकेले डॉट इसी प्लेन, राइट. अगर ये डॉट और एरो दोनों डालते हो तो इसका मतलब कौन सी लाइट हुई? अनपोलराइज्ड लाइट. इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, ऐसे कंटेंट, अनपोलराइज्ड लाइट. पर अगर उनकी वाइब्रेशंस को एक प्लेन में रिस्ट्रिक्ट करते हो तो वैसी लाइट को क्या बोलेंगे? पोलराइज्ड लाइट. उसका सिंबल क्या होता है? या अकेले एरो डाल दो या अकेले डॉट डाल दो. दिस पार्ट, ओके. Perpendicular to the plane of the paper, dots. The vibrations are shown only parallel to the plane of the. अब मैं आपको थ्योरेटिकली दिखाता हूं. ये चीज देखिए. सबसे पहले व्हाट इज पोलराइजेशन ऑफ लाइट? क्या है ये? अनपोलराइज्ड लाइट कैसी होती है? This is the unpolarized light in which the vibrations of the particles are in random direction, that is called unpolarized light. ये सिंबल है, ठीक है. अगर वर्टिकल के साथ डॉट पड़े हुए हैं यहां पर, वर्टिकल के साथ डॉट्स, तो ये सिंबल कौन सी लाइट का है? Unpolarized light. The light having electric field oscillating in all directions in a plane perpendicular to direction of propagation is called what? Unpolarized light. Polarized light जिसमें पार्टिकल की oscillations, light having oscillations only in one plane, only in one plane is called what? Polarized or plane polarized light. Okay. The plane in which oscillation occurs is called plane of oscillation, and the plane perpendicular to plane of oscillation is called plane of polarization. अभी इलस्ट्रेशन दिखाई मैंने आपको, ठीक है. जिन मटेरियल से
अनपोलराइज्ड लाइट को पास किया जाए और वो पोलराइज हो जाए, उसको क्या बोलते हैं? पोलरॉइड्स। क्रिस्टल्स होते हैं, टॉर्मेलाइन क्रिस्टल्स नॉर्मली यूज करते हम सर्टेन काइंड ऑफ क्रिस्टल्स सच एज टॉर्मेलाइन और पोलरॉइड्स। ठीक है, अब आपको पहले बात है, वेरी फर्स्ट स्टेप, कि अनपोलराइज्ड लाइट क्या होती है। सिंपल भाषा, ऐसी लाइट जिसमें पार्टिकल्स की वाइब्रेशंस रैंडम डायरेक्शंस में हो, ऐसी लाइट को बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। पोलराइज्ड लाइट क्या होती है? ऐसी लाइट जिसमें हम पार्टिकल्स की ऑसिलेशंस को जज करें एक सिंगल डायरेक्शन में, रैंडम डायरेक्शन में नहीं। ऐसी लाइट को हम क्या बोलते हैं? पोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करना, अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करना, उस फिनोमिना को क्या बोला जाता है? पोलराइजेशन ऑफ लाइट। क्या बोला जाएगा? पोलराइजेशन ऑफ लाइट। पता चली बात? अब जैसे मैं आपको एक चीज बताऊं कि अगर मेरे पास यहां पर अनपोलराइज्ड लाइट है, मैंने इसको किसी क्रिस्टल से पास किया जिसकी ऐसे प्लेन्स है, तो क्या होगा? जो पार्टिकल्स ऐसे 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 ऑसिलेट कर रहे हैं, उनके वर्टिकल कंपोनेंट्स आगे पास होंगे, बाकी सारे कंपोनेंट, इस चीज का वर्टिकल हिस्सा पास होगा, इस चीज का वर्टिकल हिस्सा पास होगा, इस चीज का वर्टिकल हिस्सा पास होगा। हॉरिजॉन्टल पास हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसका मतलब अगर इस लाइट की इंटेंसिटी जो है, इसका सिंबल क्या होता है? ये, ठीक है, डॉट। फिर अगर बात करें, मैं फिर से ड्रा कर देता हूं, तो इसके ऊपर ब्लैक कलर का डॉट। ये डॉट क्या बताता है? कि ये जो लाइट है ये अनपोलराइज्ड लाइट है। ठीक, यहां से जब लाइट आएगी बाहर, वो क्या होगी? इसकी अगर इंटेंसिटी आई नॉट है, तो इसकी इंटेंसिटी क्या हो जाती है? आई नॉट बाई 2। आई नॉट क्या है? बड़ी इंपॉर्टेंट बात, बच्चे गलत लेते हैं बाद में। इंटेंसिटी ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट। ठीक है, और ये क्या है? जो क्रिस्टल से पास होके आपको लाइट अटेन हुई, पोलराइज्ड लाइट, उसकी इंटेंसिटी क्या है? ये क्या है? इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज्ड लाइट। मैं मैथमेटिकली भी प्रूफ दूंगा कि ये आधी क्यों होती है। ठीक है, पर अगर आप शॉर्ट फॉर्मेट में याद रखना चाहो कि जो पार्टिकल्स की वाइब्रेशंस थी, उनके सारे कंपोनेंट, सारी वाइब्रेशंस के एक कंपोनेंट ब्लॉक हो गया है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ब्लॉक हो गया है, सिर्फ क्या पास हुआ है? वर्टिकल। यानी कि आधा हिस्सा ब्लॉक हो गया, आधा हिस्सा आगे पास हुआ। इसको कहेंगे इंटेंसिटी आई नॉट, और इसकी बोलेंगे इंटेंसिटी क्या? आई नॉट बाय 2। अगर आपके पास कौन सी लाइट है, मेरी बात फिर से सुन लो, अनपोलराइज्ड लाइट, उसकी इंटेंसिटी कितनी है? आई नॉट। उसको क्रिस्टल से पास किया तो क्या मिलेगा? पोलराइज्ड लाइट। उसकी इंटेंसिटी कितनी है आपके पास? आई नॉट बाय 2।
अब अगर मैं इसको आगे किसी ऐसे क्रिस्टल से पास करूं तो बाद में क्या आएगा, यहां पर तो इंटेंसिटी क्या रहेगी, I0/2 ही रहेगी। क्यों, ये तो पहले पार्टिकल्स की वाइब्रेशंस को आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है किसमें, वर्टिकल में। और अगर आगे वाला प्लेन भी वर्टिकल है, सारे का सारा पास हो जाएगा, कोई ब्लॉक करने वाला ट्रैक ही नहीं रहेगा। पर अगर आप इसकी जगह पे, इस चीज की जगह पे, अगर आप इस चीज की जगह पे मैं बात करूं, ये लाइट, ये क्रिस्टल आप ऐसे रखते हो, तो फिर से आपको कुछ पोर्शन मिलेगा, लाइट की जो इंटेंसिटी है वो डिक्रीज होगी, चेंज होगी। और अगर पर चांस इसका कंसीडरेशन करें कि ये हॉरिजॉन्टल ही हो जाए, तो क्या आपको यहां पर लाइट मिलेगी, कोई लाइट नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, ये थी अनपोलराइज्ड लाइट, इसके थे प्लेन्स वर्टिकल, ये लाइट क्या बनी, पोलराइज्ड लाइट। पोलराइज अब वर्टिकल है, अगर आगे क्रिस्टल हॉरिजॉन्टल रख दोगे तो ये वर्टिकल उसमें से पास हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो आगे लाइट की इंटेंसिटी क्या होगी, 0। यहां पर इंटेंसिटी क्या मिलेगी आपको, इट मींस ये कहां पर रखा, अनपोलराइज्ड लाइट के आगे, इसका नाम है पोलराइजर, पोलराइजर। और ये कहां पर रखा, पोलराइज्ड लाइट के आगे, टू चेक वेदर द लाइट इज पोलराइज्ड और नॉट, इसको नाम देंगे एनालाइजर। क्या नाम देंगे, एनालाइजर, जो एनालाइज करता है कि लाइट पोलराइज हुई कि नहीं हुई, दिस इज कॉल्ड एनालाइजर। कहते हैं पोलराइजर और एनालाइजर में फर्क क्या, कोई फर्क नहीं। अगर क्रिस्टल को अनपोलराइज्ड लाइट के आगे रखो तो नाम पड़ता है पोलराइजर, अगर उसी क्रिस्टल को पोलराइज्ड लाइट के आगे रखो तो नाम पड़ता है क्या, क्या नाम पड़ता है, एनालाइजर। समझे बात, पोलराइजर और एनालाइजर में एंगल का बहुत रोल होता है। अगर इनके बीच एंगल 0 डिग्री हो तो आपको मैक्सिमम लाइट मिलती, अगर इनमें एंगल 90 डिग्री हो तो आपको कोई लाइट नहीं मिलती। ये बेसिक इंट्रो है, अभी आपको दिखाता हूं और अच्छे से। ये देखिए, क्या है जी आगे, पोलरॉइड्स, द डिवाइस यूज्ड टू प्रोड्यूस द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज कॉल्ड पोलरॉइड। आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ ये सारा टॉपिक, सॉलिड्स के चैप्टर में, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, बड़ा अच्छा टॉपिक होता है। हमें उधर एंगल में जाने की उस वर्षन में जरूरत नहीं पड़ेगी। मान लीजिए ये आपके पास अनपोलराइज्ड लाइट है, ये आपका पोलरॉइड है जिसमें ऐसे वर्टिकल प्लेन्स, तो ये जो आपके पास मिली वो क्या मिली, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। कौन सी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब ये देखिए, यही चीज को जो मैंने एक्सप्लेन किया आपको अभी, क्या, ऑर्डिनरी लाइट मतलब क्या, अनपोलराइज्ड लाइट, कहां से पास हुई, क्रिस्टल से पास हुई, तो क्या चीज अटेन हुई, पोलराइज्ड लाइट। पोलराइज्ड लाइट को पास किया, फिर क्रिस्टल से आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिली। इन दोनों के प्लेन्स क्या है, एंगल 0 डिग्री है। इधर देखिए, इन दोनों में एंगल क्या है, 90 डिग्री है। तो क्या मिला आपको, कोई लाइट नहीं मिली, जजमेंट हुई। यही चीज समझाई मैंने आपको।
तो क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट होता है, whenever unpolarized light is incident on a polarizer, the intensity of the transmitted polarized light is half the intensity of unpolarized light. यानी कि अगर इस लाइट की इंटेंसिटी आई नॉट है तो इस लाइट की इंटेंसिटी कितनी होगी, आई नॉट बाय 2। कितनी होगी, आई नॉट बाय 2। हमेशा याद रखना, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी। अनपोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी 100 यूनिट, एक क्रिस्टल से पास किया, पोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी 50 यूनिट। उस 50 यूनिट को अगले पोलराइजर से पास किया, नॉट 25। मेरी बात आप समझे, कईयों ने नहीं सुनी, पावर प्रणव ने तो सुना ही नहीं ये बात। 100 यूनिट लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी 100 यूनिट, उसको पास किया क्रिस्टल से, क्या मिला 100, क्या मिला 50। 50 को आगे पास किया क्रिस्टल से, नाउ 25 मैं नहीं कह रहा हूं कि वो मिलेगा, that can be 25, that can be, but that depends on angle between analyzer and polarizer, like this way। अगर ये देखो यहां पर मैं लिखता हूं, अगर मैं यहां पर लिखता हूं 100, तो यहां पर क्या हुआ 50, यहां पर क्या आएगा 50। अब ये था 100, ये क्या है 50, और ये क्या है 0। समझे बात। अब इनमें कोई एंगल, इनमें अगर मैं बात करूं कोई एंगल, ये क्रिस्टल्स के बीच ये ऐसे है, ऐसे भी हो सकता है, कोई रैंडम एंगल 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, कुछ भी तो हो सकता है, ठीक है। तो फिर ये इंटेंसिटी है आई नॉट बाय 2। अगर अनपोलराइज की इंटेंसिटी थी आई नॉट, तो यहां पर जो इंटेंसिटी होगी उसके लिए एक स्पेसिफाइड लॉ यूज होता है। अभी एक्सप्लेन करता हूं वो क्या लॉ है। अब फील आया आपको कि अनपोलराइज्ड लाइट क्या है, पोलराइज्ड लाइट क्या है, पोलराइजर क्या चीज है, एनालाइजर क्या चीज है। नाउ कम्स नेक्स्ट थिंग, ये देखिए, ये लॉ, इस लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ मैलस, ठीक है। प्रणव को पहली बार बताया तो कहता मनूस लॉ, ये मैलस लॉ, ठीक है। क्या फिर से समझो, गरीब सा लॉ है बेचारा मेरी तरह। ये इनिशियल इंटेंसिटी किसकी, किसकी, अनपोलराइज्ड लाइट की। सिंबल देखो, ये क्रिस्टल, यहां पर इंटेंसिटी आई नॉट, एम्पलीट्यूड ए नॉट, किसकी, किसकी, पोलराइज्ड लाइट की। ये इनके बीच एंगल थीटा, ये इंटेंसिटी बाहर जो इमर्जेंट लाइट है उसकी, ठीक है जी। अब ये जो इंटेंसिटी है आई,
ये आई की वैल्यू होती है आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। दिस लॉ इज कॉल्ड Malus law. According to this law, the intensity of polarized light transmitted through analyzer ये क्या है? पोलराइजर। ये क्या है? एनालाइजर। फर्क कुछ नहीं है। अगर अनपोलराइज्ड लाइट के आगे चीज को रखते हो तो नाम पड़ गया पोलराइजर, और अगर आप उसी चीज को पोलराइज्ड लाइट के आगे रखते हो तो उसका नाम देते हैं हम क्या? एनालाइजर। ठीक है। वेरीज एज स्क्वायर ऑफ कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन दिस थिंग। आई इन दोनों के प्लेन्स में एंगल है थीटा। यहां पर इनिशियल इंटेंसिटी, इसमें आई बाहर पोलराइज्ड की इंटेंसिटी, तो ये आई इमर्जिंग इंटेंसिटी और ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी। ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन पोलराइजर एंड एनालाइजर। ये देखिए, आई प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम बात करें फिर से, अगर थीटा 0 हो तो आई की वैल्यू क्या होगी? आई नॉट। अगर थीटा 180 हो तो आई की वैल्यू क्या होगी? आई नॉट। अगर थीटा क्या 90 डिग्री हो तो आई की वैल्यू क्या होगी? 0। अगर थीटा 60 डिग्री हो तो आई की वैल्यू क्या होगी? आई नॉट बाय 4। ठीक है। cos 60 की वैल्यू कितनी? 1/2। 1/2 का स्क्वायर क्या? 1/4। अगर थीटा 45 डिग्री हो तो आई की वैल्यू होगी आई नॉट बाय 2, क्योंकि cos 45 इज 1/√2, उसका स्क्वायर 1/2। इट मींस ये लॉ हम कहां पर लगाते हैं? ये लॉ लगाते हैं पोलराइज्ड लाइट होने के बाद, यानी कि जो लाइट अनपोलराइज्ड है उसको क्रिस्टल से पास किया, क्या मिलेगा? पोलराइज्ड लाइट। पोलराइज्ड लाइट को आगे फर्दर क्रिस्टल से जज करना है। उन दोनों क्रिस्टल्स के बीच जो एंगल, उसका रोल। इन दोनों के बीच रोल। कहते ये कैसे आई? मान लीजिए ये एम्पलीट्यूड है ए, तो जो उसके प्लेन के अलोंग होगा वो एम्पलीट्यूड क्या होगा? ए कॉस थीटा। जो उसके अलोंग कंपोनेंट होगा वो कौन सा कंपोनेंट होगा? ए कॉस थीटा। हमें पता है इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होती है। इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू व्हाट? एम्पलीट्यूड स्क्वायर। अगर मैं इस सारी चीज को आपको यहां रख के शॉर्ट फॉर्मेट में बताऊं कि मेरे पास यहां से जो क्रिस्टल है इसकी वाइब्रेशंस का एम्पलीट्यूड है ए। ठीक है। मैंने इसके अंदर ऐसे कोई एंगल थीटा रखा, तो जो कंपोनेंट, या अगर मैं बात करूं इसके आगे मैंने ये ए आ रहा था, ये मैंने ऐसे कोई एम्पलीट्यूड ऐसे प्लेन रख दिया। ठीक है जी, क्लियर। अब ये ऐसे चीज आ रही थी, मैंने इसको ऐसे रख दिया, तो यार इस डायरेक्शन के अलोंग इसका कौन सा कंपोनेंट होगा? कौन सा होगा? ये ए है,
ये ऐसे एंगल थीटा है, तो ए का इधर कंपोनेंट कौन सा आएगा, ए कॉस थीटा, पास कौन सा होगा, ए कॉस थीटा। तो यहां पर क्या आएगा आपके पास, ए कॉस थीटा। इंटेंसिटी क्या होती है, प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, आई प्रोपोर्शनल टू ए कॉस थीटा का स्क्वायर, आई प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर इनिशियल जो यहां पर एम्पलीट्यूड था, तो आई क्या आया, आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। इस लॉ को बोलते लॉ ऑफ मैलस। आपको इस टॉपिक के क्वेश्चंस शेयर होंगे आज। पहला न्यूमेरिकल ट्रैक पोलराइजेशन में आपने लगाना है लॉ ऑफ मैलस पे, I इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। पता चला लॉ ऑफ मैलस क्या है, कहां पर अप्लाई होना है, पर ये बात याद रखना, कहां पर अप्लाई होना है। बड़े बच्चे इसको मिस इंटरप्रेट करते हैं, ये कहां पर अप्लाई होना है, पोलराइज्ड लाइट होने के बाद। जब लाइट पोलराइज हो जाएगी फिर क्रिस्टल से ऑब्जर्व करोगे, फिर लॉ ऑफ मैलस लगना है। बड़ा ही छोटा, बहुत छोटा न्यूमेरिकल होता है, उसमें किसी तरह की कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती। ओके, नेक्स्ट कम्स दिस थिंग, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। व्हाट इज दिस, ब्रूस्टर्स लॉ ऑफ पोलराइजेशन। मतलब ये एक समझ लीजिए, ब्रूस्टर लॉ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पोलराइजेशन ऑफ लाइट का। ब्रूस्टर ने क्या ऑब्जर्व किया समझाने लगा हूं, फिर यहां पर आएंगे। पहले मैं आपको समझा दूं, इसको साइड पे रखिए। अभी देखिए जी, ब्रूस्टर ने क्या किया, सुनिए। मैंने एक सरफेस लिया, ये मान लीजिए रेयर मीडियम, ये मान लीजिए डेंसर मीडियम, ठीक है। लाइट आई जी, यहां पर मैंने एक नॉर्मल ड्रा कर दिया, ठीक है। यहां से मुझे अनपोलराइज्ड लाइट आई, कौन सी लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट। ये एक एंगल पे स्ट्राइक हुई, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। मैं इसका नाम देने लगा हूं, सपोज करो आईपी, ठीक है। अब कुछ हिस्सा लाइट का रिफ्लेक्ट हुआ फ्रॉम द इंटरफेस, और कुछ हिस्सा लाइट का रिफ्रैक्ट हुआ। ठीक है, अगर आपको रे ऑप्टिक इतनी डेप्थ में पढ़ी आपने, ये जो एंगल है ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। ऑब्वियसली यार, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। ये वाला जो एंगल है ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। ये मान लीजिए एयर से किसी मीडियम में लाइट एंटर हुई, ये लाइट प्लेन पोलराइज्ड लाइट, और ये लाइट मैं मानूं
पार्शियल पोलराइज, पार्शियल मतलब थोड़ी पोलराइज हुई, थोड़ी समझ लो नहीं हुई, पूरी तरह से पोलराइज नहीं हुई। पार्टिकल्स में अभी भी जो वाइब्रेशंस हैं वो रैंडम नहीं है, पर दो प्लेन में ऐसे हो सकती, उसको बोलते हैं पार्शियल पोलराइज लाइट। अगर ब्रूस्टर ने स्टेट किया कि अगर इन दोनों रेज में एंगल 90 डिग्री होगा, अगर इन दोनों रेज में, कौन सी रेज, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड में एंगल 90 डिग्री होगा, तो जो रिफ्लेक्टेड पार्ट है ना वो पूरी तरह से पोलराइज होएगा। अंडर व्हाट कंडीशन, अंडर व्हाट कंडीशन, जब म्यू इक्वल टू 10 IP। इस लॉ को बोलते हैं ब्रूस्टर्स लॉ ऑफ पोलराइजेशन। फिर स्टेटमेंट समझाता हूं भी। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, whenever unpolarized light strikes an interface separating the two media, then the reflected part will be plane polarized in such a manner that mu equals to 10 IP, where IP is the polarizing angle, where IP is the polarizing angle। कहते हैं what is polarizing angle? That angle of incidence, that angle of incidence on the rarer side for which the reflected light becomes completely polarized is called angle of polarization. That particular angle is known as angle of polarization। उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को एंगल ऑफ पोलराइजेशन बोलते हैं कि जिस एंगल पे लाइट स्ट्राइक हुई और रिफ्लेक्टेड पार्ट सारा पोलराइज हो जाए, उस एंगल का नाम है एंगल ऑफ पोलराइजेशन। अगला क्वेश्चन होता है ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मीडियम सेपरेटिंग द टू, और इंटरफेस जो मीडियास को सेपरेट कर रहा है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। कैसे डिपेंडेंट होता है? म्यू इक्वल्स टू 10 IP, म्यू इक्वल्स टू 10 IP। दिस इज पर्टिकुलर लॉ which is given by, which was experimentally verified by Brewster, that's why known as Brewster's law of polarization। ठीक है, प्रूफ देता हूं। कंडीशन थी उसकी एक, बड़े ध्यान से सुनिएगा, प्रूफ बनाओ। यहां पर स्नेल्स लॉ लगाएं, हजारों बार आपने लगाया। क्या लॉ, क्या क्या होता है ये लॉ? 1 into sin IP म्यू into sin R। ये कौन सा लॉ है जी? स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। आता है, रेस हैंड चेंज इनको आता है, ठीक लिखा मैंने। यहां पर एयर है, यहां पर क्या है? एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, यहां पर मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, तो मैंने ला क्या लगाया? 1 into sin of I इक्वल टू म्यू into sin of R। अब सुनने वाली बात है, जरा फील लीजिए। यार ये एंगल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, पक्की बात। कितनी वैल्यू है? IP। किस कंसेप्ट से? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के कंसेप्ट से। तो ये एंगल कितना आएगा? 90 माइनस, क्या नहीं हो? नहीं पता चलो। ये सारा एंगल कितना है? 90। बीच में से ये IP निकल गया तो ये कितना होगा? 90 माइनस। अब
ये एंगल 90 माइनस आईपी है, ये पूरा एंगल 90 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, आईपी नहीं होगा कि नहीं होगा? पक्की बात, पक्की बात। अगर ये आईपी होगा तो ये कितना होगा, 90 माइनस आईपी। ओहो, बड़ी बात, बड़ी नया की कर दिया गया। फिर से फील लो, ये है नॉर्मल, ये एंगल आईपी, तो ये एंगल कितना, कितना एंगल चेक करिए, ये एंगल सारा 90, तो ये कितना होगा 90 माइनस आईपी। अब ये सारा नॉर्मल है, 90 डिग्री है, ये ब्लैक वाला सारा पोर्शन 90 है, बीच में ये 90 माइनस आईपी है, तो ये कितना हो जाएगा, आईपी हो जाएगा। यार ये सारा एंगल 90 है, तो ये कितना हो जाएगा फिर, 90 माइनस आईपी हो जाएगा। इसका मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू कितनी है, 90 माइनस आईपी। पुट करें, इधर पुट करें, 1 इंटू साइन आईपी, साइन ऑफ 90 माइनस आईपी, साइन आईपी इक्वल टू म्यू ऑफ कॉस आईपी, साइन आईपी ओवर कॉस आईपी इक्वल टू म्यू। तो क्या आया, म्यू इक्वल्स टू क्या, tan ऑफ आईपी। कौन सा लॉ, ब्रूस्टर लॉ ऑफ पोलराइजेशन। कौन सा लॉ, ब्रूस्टर्स लॉ ऑफ पोलराइजेशन। ठीक है, अगर मेरे पास ये एयर है, ये ग्लास है, ज्यादातर तो ग्लास के प्रैक्टिकली होते हैं, ठीक है जी। ग्लास का म्यू कितना होता है, 3/2। तो क्वेश्चन ये होता है कि लाइट ग्लास पे कितने एंगल पे स्ट्राइक हो ताकि रिफ्लेक्टेड पार्ट पूरा पोलराइज हो जाए। ये क्या निकालोगे, tan IP इक्वल टू 3/2। तो IP की वैल्यू क्या होगी, tan इनवर्स ऑफ क्या, 3/2। IP की वैल्यू निकाल, इतने एंगल पे लाइट स्ट्राइक हो, किस पे, ग्लास पे, तो रिफ्लेक्टेड पार्ट पूरी तरह से पोलराइज हो जाएगा। मान लीजिए मैं कहता हूं ये एयर से पानी में लाइट आई, वो कहता है ये निकाल लो ताकि रिफ्लेक्टेड पार्ट पोलराइज हो जाए। निकाल सकते हो, कैसे, म्यू इक्वल टू tan ऑफ IP, IP इज tan इनवर्स ऑफ म्यू, tan इनवर्स ऑफ क्या, 4/3। पता चला आपको पोलराइजेशन में दो तरह के न्यूमेरिकल्स का कंटेंट बनेगा। ये देखिए, ये एंगल्स यहाँ पर निकाले हुए हैं मैंने आपके लिए। ग्लास के लिए पोलराइजिंग एंगल क्या, 57 डिग्री। पानी के लिए पोलराइजिंग एंगल क्या, 53 डिग्री। पक्के याद रखो, दो तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं। ये अब मैं आपको समझे, ये तो केमिस्ट्री का कंटेंट है, वी डोंट वांट दैट, आपने एक बार पढ़ लेना है। दो तरह के न्यूमेरिकल आते हैं, एक लॉ न्यूमेरिकल आता है ब्रूस्टर लॉ का, जिसमें छोटू सा फॉर्मूला क्या, म्यू इक्वल टू tan IP, और एक लॉ आता है मैलस लॉ, उसमें फॉर्मूला क्या, I इक्वल टू I0 cos स्क्वायर थीटा, I इक्वल टू I0 cos स्क्वायर थीटा। अब मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एप्लीकेशन ऑफ पोलराइजेशन है, थ्योरेटिकली बात हो जाएगी, अभी बताता हूं। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सिखाने लगा हूं मैलस लॉ के ऊपर।
मतलब ये एक यूनिवर्सल क्वेश्चन है, हर बच्चे को ये क्वेश्चन आना चाहिए, पहले सीखिएगा ध्यान से। कहता है मेरे पास 3 पोलराइजर्स हैं। कितने पोलराइजर? 3। सच दैट फर्स्ट इज क्रॉस्ड विद थर्ड। क्रॉस्ड, फर्स्ट इज क्रॉस्ड विद थर्ड। इनमें आपस में एंगल कितना? 90 डिग्री। अनपोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी 32 वॉट पर मीटर स्क्वायर। कौन सी लाइट? अनपोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी 32 वॉट पर मीटर स्क्वायर। इंटेंसिटी का यूनिट होता है वॉट पर मीटर स्क्वायर। कैसे कहते हैं? इंटेंसिटी होती है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एनर्जी बाय टाइम हो गया पावर, पावर इज वॉट, वॉट पर मीटर स्क्वायर इंटेंसिटी का यूनिट। such that emerging intensity is 3 watt per meter square। वो कहता है फाइंड द एंगल बिटवीन इंडिविजुअल पोलराइजर्स। ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ध्यान से अब सुनना। मैं स्टेटमेंट प्रॉपर वर्जन में बताने जा रहा हूं स्लोली। Unpolarized light of intensity 32 watt per meter square is allowed to incident on a set of 3 polarizers such that first is crossed with third. If the emerging intensity is, or if the transmitted intensity is 3 watt per meter square, find the angle between individual polarizers। angle between individual polarizers। मान लीजिए इस दोनों में एंगल है θ1 और इन दोनों में एंगल है θ2। आपको गिवन क्या है? θ1 प्लस θ2 इक्वल टू क्या? 90 डिग्री। तभी हुई ना। फर्स्ट इज क्रॉस्ड विद थर्ड, इसका मतलब इन दोनों में एंगल है, इन दोनों में एंगल है θ1, इन दोनों में एंगल है θ2। θ1 प्लस θ2 का सम कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। अब बड़े ध्यान से भाई, ये क्या इंटेंसिटी है? क्या है? सुनना ही नहीं आपने। कौन सी इंटेंसिटी? अनपोलराइज्ड लाइट। कितनी? 32। जब ये क्रिस्टल से पास होगी, जब ये क्रिस्टल से पास होगी तो ये इंटेंसिटी कितनी बन जाएगी? 16। कैसे बताया था? अनपोलराइज्ड लाइट को एक क्रिस्टल से पास करो तो इंटेंसिटी क्या जाती है? हाफ ऑफ द इनिशियल। अब सुनना, इतने फंस जाना जे बच्चों ने। I2 कई इसको आधा कर देते हैं। ना 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 ना, I2 क्या होगी? I2 क्या होगी? इसमें और इसमें एंगल कितना है? θ1। तो I2 क्या होगी? पहले मैं अगर बात करूं इनिशियल इंटेंसिटी 32, मैं बात करूं I1 विच इज 16, I2 क्या होगी?
16 cos square theta 1, I3 क्या होगी I2 cos square theta 2, कौन सा ला, मैलस ला। I2 की वैल्यू लगा दो, I2 की वैल्यू 16 cos square theta 1 cos square theta 2, I3 की वैल्यू गिवन है आपको कितनी 3, ठीक है जी। अब 3 इक्वल टू 16 cos square theta 1, theta 2 को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस theta 1, 3 इक्वल टू 4 इंटू 4 cos square theta 1 इंटू sin square theta 1, ठीक है जी। अब ये बना 3/4 इक्वल टू 2 sin थीटा 1 cos थीटा 1, इसका स्क्वायर कर सकता हूं। ये क्या बना 3/4 इक्वल टू sin 2 थीटा 1, इसका स्क्वायर कर सकता हूं। ये क्या बना √3/2 इक्वल टू sin 2 थीटा 1, sin 60 डिग्री इक्वल टू sin 2 थीटा 1, तो 2 थीटा 1 इक्वल टू 60 डिग्री, तो थीटा 1 किसके इक्वल 30 डिग्री। नहीं समझ लगा, आ देखो जी, फिर से आराम से समझो। मैंने कहा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनिशियल इंटेंसिटी 32, अनपोलराइज्ड, क्रिस्टल से पास हुई क्या आई 16, ऐसे लॉ ऑफ मैलस लगाया 16 cos स्क्वायर थीटा 1, ए बनी I2, इधर बनी I3 क्या होगी I2 cos स्क्वायर थीटा 2, I2 की वैल्यू मैंने यहां लगा दी, थीटा 2 की जगह 90 माइनस थीटा 1 लगाया, 16 को 4 कर लिया, 3/4, ये मैथ्स है मेरा, 2 sin थीटा 1 cos थीटा 1 बना sin 2 थीटा 1 का स्क्वायर, sin 2 थीटा 1 इज √3/2, sin 60 √3/2 होता है sin 2 थीटा 1, 2 थीटा 1 की वैल्यू 60, थीटा 1 की वैल्यू क्या 30। इसका मतलब अगर थीटा 1 30 है तो थीटा 2 क्या होगा, एंगल बिटवीन द इंडिविजुअल पोलराइजर्स। समझे बात? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसका, 3 पोलराइजर्स का। फर्स्ट इज क्रॉस्ड विद थर्ड, फर्स्ट इज क्रॉस्ड विद थर्ड। एक और क्वेश्चन होता है 4 पोलराइजर का, वो आपके लिए प्रैक्टिस के लिए देता हूं, देखते कौन कौन बच्चे कर पाते हैं। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक, ये जो आपने पीडीएफ देखी सारी आपसे शेयर कर देते हैं, ठीक है। पोलराइजेशन में न्यूमेरिकल थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, पोलराइजर क्या है, पोलराइज लाइट क्या है, अनपोलराइज लाइट क्या है, ये चीज आपको एक मैं चीज दिखाता हूं, ये चीज देखिए। थ्री डी व्यू दिखाता हूं एक, अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। In this case, the two waves add together to form a new electromagnetic wave with a higher amplitude. देखिए 2 मिनट, बड़ा अच्छा आपको जजमेंट हो जाएगी सारे। Now let us consider a new scenario. We again have 2 electromagnetic waves in the same region of space, but this time they are not oriented in the same direction. As before, the electric field will add like vectors.
magnetic field vectors. And the magnetic fields will add like vectors. This अब ये time, दोनों the two waves add together to form a new electromagnetic wave with its orientation changed as shown. Now let us consider yet another scenario. This scenario is the same as the previous one. Except that in this case, one of the two original electromagnetic waves is ahead of the other one. As before, the electric fields will add like vectors. And the magnetic fields will add like vectors. ये देखिए थोड़ा सा Or unpolarized light that enters the material. Only linearly polarized light is इसको able to... मैं थोड़ा सा आपके लिए बता दूं ऐसे ये पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये पास होगी If light consists of waves that are all continuously rotating in the same direction, we refer to it as circularly polarized light. On the other hand, if the light consists of electromagnetic waves that are all aligned in the same direction as shown, we refer to it as linearly polarized light. Most light sources, such as light bulbs, candles, and the sun, produce light that is composed of electromagnetic waves that are all oriented in different directions. बेस्ट एग्जांपल सन है सन इज ए सोर्स ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट We refer to this as unpolarized light. Each electromagnetic wave is composed of both an electric field and a magnetic field that are 90 degrees to one another. अब इनको जब मैं पास करूंगा किसी क्रिस्टल से But allow electromagnetic waves that are oriented in the other direction to pass through. एक चीज पास हुई बस Therefore, regardless if it is circularly polarized, linearly polarized, or unpolarized,
polarized light that enters the material, only linearly polarized light is able to exit the material. If the incoming light is already linearly polarized, and it is oriented in the direction in which the material blocks electromagnetic waves, then all the light will be blocked completely. On the other hand, if we rotate the material, then the direction in which the electromagnetic waves are blocked will also rotate, and the light will now pass through. Suppose we start out with अब आपको जजमेंट होगी कि पोलराइज्ड लाइट और अनपोलराइज्ड लाइट कैसे डील करनी। अनपोलराइज्ड लाइट जिसमें पार्टिकल्स की वाइब्रेशंस रैंडमली है, उसको क्रिस्टल से ऐसे मटेरियल से पास किया कि उसके पार्टिकल्स की वाइब्रेशंस को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, उस लाइट को बोलते हैं पोलराइज्ड लाइट। और उस फिनोमिना को क्या बोला जाता है? पोलराइजेशन ऑफ लाइट। न्यूमेरिकल एस्पेक्ट में बड़ा ही छोटा टॉपिक है ये, बस खत्म, इसका कोई आगे पीछे नहीं, कोई इंटरफेरेंस नहीं यूज हुआ, कुछ और हाइगन नहीं यूज हुआ, कोई कंटेंट नहीं यूज हुआ। न्यूमेरिकली दो पोर्शंस हैं, लॉ ऑफ मैलिस आई इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रूस्टर लॉ म्यू इक्वल टू 10 IP। थोड़ा सा थ्योरेटिकली एक सिंगल सिटिंग में पढ़िए, सारा टॉपिक तैयार हो जाएगा कंपाइलर। तो नेक्स्ट टॉपिक वेव ऑप्टिक्स का रहेगा डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मैक्सिमम 2 लेक्चर्स बन पाएंगे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के, एक थ्योरेटिकल लेक्चर, एक न्यूमेरिकल लेक्चर। तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट खत्म, मींस वेव ऑप्टिक्स का सारा पोर्शन खत्म। तो सारी जो रे और वेव ऑप्टिक्स दैट वुड बी ओवर। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर टुडेस लेक्चर। आज के लिए यहीं रुकते हैं। पोलराइजेशन ऑफ लाइट सीखा आपने, PDF भी शेयर होगी, नोट्स आपने आज खुद बनाने हैं, अच्छे से ज़रा से नोट्स बना के, साथ में न्यूमेरिकल्स भी शेयर करूंगा, न्यूमेरिकल्स साथ ही लिख लेना। लिमिटाइज न्यूमेरिकल्स हैं इसके, और बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स नहीं बन पाएंगे। आपको आज जो भी न्यूमेरिकल्स हैं शीट्स शेयर कर देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।